ग्रेन्युलोसाइट्स वो होती हैं जिनमें साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारी एग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं इनमें क्या होती है, जो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स है वो एब्सेंट होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स एब्सेंट, इसलिए इसको एग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। और उसको ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होता है इसलिए ग्रेन्युलोसाइट्स बोलते हैं। अब इनके भी फर्दर डिवीजन है, 3 टाइप की ये होती है, ये 3 टाइप की ये होती है। इसमें होती है एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स। अब हम देखते हैं कि एसिडोफिल्स कब इंक्रीज होगी। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होगा तभी हमारी बॉडी में एसिडोफिल्स इंक्रीज हो जाएगी। व्हेन एनी एलर्जिक रिएक्शन, व्हेन एनी एलर्जिक रिएक्शन, ये क्या होगी, एसिडोफिल्स इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज एसिडोफिल्स। अब सेकंड वन है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स कब इंक्रीज होगी हमारी बॉडी में, जहां भी हमारी बॉडी में कहीं भी वुंड हीलिंग हो रही होगी, तो वुंड हीलिंग किसके कारण से होती है, बेसोफिल्स इंक्रीज हो जाती है तो वो वुंड को हील कर देती है। देन एनी वुंड हीलिंग, वुंड हीलिंग के टाइम पे हमारी बेसोफिल्स इंक्रीज हो जाती है। और जो न्यूट्रोफिल्स है, न्यूट्रोफिल्स मैंने आपको पहले भी बता दिया है, न्यूट्रोफिल्स होता है हमारा फर्स्ट लाइफ डिफेंस। मतलब हमारी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन होगा तो सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स इंक्रीज होती है। फर्स्ट लाइफ डिफेंस बोलते हैं इसको, फर्स्ट लाइफ डिफेंस ऑफ द बॉडी, डिफेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स के 3 टाइप होते हैं, एसिडोफिल्स हो गया, बेसोफिल्स हो गया और न्यूट्रोफिल्स हो गया। एसिडोफिल्स कब इंक्रीज होगी, जब हमारी बॉडी में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होगा। जो हमारी ये 3 टाइप होते हैं इसके, एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स हो गया। तो ये एसिडोफिल को हम एक और नाम देखते हैं इसका, ऑल्सो नोन एज एसिनोफिल्स, EOSINOPHILS, एसिनोफिल्स भी बोलते हैं हम एसिडोफिल्स को ना। ये तब हमारी बॉडी में इंक्रीज होगी जब कोई भी एलर्जिक रिएक्शन होगा। सेकंड वन है बेसोफिल्स। बेसोफिल्स कब इंक्रीज होगी, जब कोई भी वुंड हील हो रहा होगा हमारी बॉडी में, तो वो किसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि बेसोफिल्स इंक्रीज हो रही है। न्यूट्रोफिल्स क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स अगर हमारी बॉडी में कोई भी इंफेक्शन होगा तो फर्स्ट लाइफ डिफेंस बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे पहले इंक्रीज होती है और हमारी बॉडी को ये प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, अब इनकी वैल्यू देख लेते हैं। जो एसिडोफिल्स होती है वो होती है 2 to 4% होती है हमारी बॉडी में, और जो बेसोफिल्स होती है वो कितनी होती है, 0.5 to 2% होती है। अब जैसे मैंने आपको ये बता दिया है कि ये इसके टाइप होते हैं, अब ऐसे ही एग्रेन्युलोसाइट्स के भी अलग अलग 2 टाइप होते हैं इसके ना। एक हो गया मोनोसाइट और एक हो गया लिम्फोसाइट्स। और न्यूट्रोफिल्स जो होती है वो होती है इसमें हमारी बॉडी में 40 to 70%, है ना। ये होगी 2 to 4%। एसिडोफिल्स और बेसोफिल्स होगी 0.5 to 2%, और जो न्यूट्रोफिल्स होती है वो ज्यादा मात्रा में होती है, वो होती है 40 to 70%। अब हम इसके अंदर पढ़ते हैं, लिम्फोसाइट भी 2 टाइप की होती है, T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट्स, ठीक है। और ये जैसे है कि हम इनको कैसे याद रख सकते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट्स को। तो जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं हमारे, इसमें आती है एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। जो मैंने आपको बताया कि इसमें प्रेजेंट होता है, ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होगा मतलब फिल होगा, तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें फिल आ रहा है, जितनी भी फिल वाली हमें दिख रही है वो सारी क्या है, वो ग्रेन्युलोसाइट्स है। मींस कि उनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है मतलब भरा हुआ है। फिल हम ऐसे याद रख सकते हैं, फिल जिनमें फिल है वो सारी ग्रेन्यूल्स हैं, जिनमें कि ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, तो वो ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आ गई फिल वाली। और एग्रेन्युलोसाइट्स जिसमें भी साइट्स आ रहे हैं, जैसे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, तो वो एग्रेन्युलोसाइट्स में आ जाती है हमारे, ठीक है।
तो अगर हमने बेसिकली ये 3 याद रख ली कि फिल से हमारी ग्रेन्युलोसाइट्स वाली होती हैं, तो वो ऑटोमेटिकली हमें याद रह ही जाएंगे कि मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, लास्ट में वही 2 बचती हैं। अब हम इसको पढ़ लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, जो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट है। लिम्फोसाइट के 2 टाइप मैंने आपको बताए हैं। लिम्फोसाइट होती है 2 टाइप की, लिम्फोसाइट्स 2 टाइप की होती हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट्स। अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा। हम पढ़ लेते हैं जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में कहाँ पे बनती है और कहाँ पे मैच्योरेशन होता है इनका। तो जो हमारी बॉडी में टी लिम्फोसाइट है उसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? प्रोडक्शन तो होता है हमारा इसका रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो। और जो इसका मैच्योरेशन होता है, इसका मैच्योरेशन होता है थाइमस ग्लैंड में, थाइमस ग्लैंड। ये हमें इसमें याद रखना है कि इसका प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ये बनती कहाँ पे है? रेड बोन मैरो में। और मैच्योर कहाँ पे होती है? मैच्योर होती है थाइमस ग्लैंड में। ठीक है, अब हम इनका पढ़ लेते हैं। प्रोडक्शन पढ़ लिया हमने इसका, और इसका हमने मैच्योरेशन पे पढ़ लिया है कि कहाँ पे ये प्रोडक्शन होता है इसका और कहाँ पे इसका मैच्योरेशन होता है। अब इसके बाद आती है ये बी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का क्या होता है? इसका प्रोडक्शन और मैच्योरेशन सेम एक ही जगह पे होता है, प्रोडक्शन एंड मैच्योरेशन इन रेड बोन मैरो, इन रेड बोन मैरो। और ये क्या करती है? जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं, टी लिम्फोसाइट्स हमें सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, सेल्यूलर इम्यूनिटी। ये क्या प्रोवाइड करती है हमें? सेल्यूलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और जो बी लिम्फोसाइट होती है वो हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। और जो हमारे टी लिम्फोसाइट होती है वो कब इंक्रीज होती है? जब भी हमारी बॉडी में कोई भी क्रोनिक इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन। ये क्रोनिक इन्फेक्शन के टाइम पे क्या होती है? इंक्रीज टी लिम्फोसाइट्स। और जो हमारी बी लिम्फोसाइट होती है ये कब इंक्रीज होती है? ये इंक्रीज होती है, इंक्रीज व्हेन एनी एक्यूट इन्फेक्शन। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन होता है तब ये इंक्रीज होती है। तो अब हमने लिम्फोसाइट के 2 टाइप पढ़ लिए हैं, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? रेड बोन मैरो में। और इसका जो मैच्योरेशन होता है वो होता है हमारी थाइमस ग्लैंड में। और फिर हम ये क्या हमें प्रोवाइड करती है? ये हमें प्रोवाइड करती है सेल्यूलर इम्यूनिटी। और ये क्रोनिक इन्फेक्शन में इंक्रीज होती है और हमारी हेल्प करती है बॉडी में इम्यूनिटी देने के लिए। फिर होती है बी लिम्फोसाइट, हमने पढ़ लिया। इसका इजी है कि इसका प्रोडक्शन और मैच्योरेशन दोनों एक ही जगह पे हो रहा है, वो होता है रेड बोन मैरो में। एंड उसके बाद आता है ये कि ये हमें ह्यूमोरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और ये कब इंक्रीज होती है? ये हमें याद रखना है, क्रोनिक इन्फेक्शन में टी लिम्फोसाइट इंक्रीज होती है और कोई भी एक्यूट इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी में बी लिम्फोसाइट इंक्रीज होती है। अब हम पढ़ते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन का प्रोसीजर कैसे होता है, प्रोसीजर के बारे में पढ़ेंगे। अब हेडिंग लगाओ प्रोसीजर। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे? क्वालिटी देखेंगे हम कि ऐसा कौन सा पर्सन है जो कि ब्लड ट्रांसफ्यूज कर सकता है। तो जो ब्लड ट्रांसफ्यूज करता है उसको हम क्या बोलते हैं? डोनर बोलते हैं। तो हम सबसे पहले क्वालिटी ऑफ डोनर देखेंगे कि डोनर के अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। उसमें हम देखते हैं कि एज और उसका वेट चेक करेंगे हम, वेट, एज, वेट एंड HB। एज कितनी होनी चाहिए? 18 to 65 ईयर। और जो उसका वेट होगा 45 to 50 kg। एंड HB होगा 12 ग्राम पर डे।
क्वालिटी ऑफ डोनर में हम 3 चीज देखेंगे कि उसका जो डोनर है उसकी एज 18 टू 65 ईयर के बीच होनी चाहिए, उसका वेट 45 केजी से अबव होना चाहिए, और जो HB की जो वैल्यू है वो एटलीस्ट 12 ग्राम पर DL उसकी बॉडी में एट प्रेजेंट होनी चाहिए। उसके बाद ही वो क्या कर सकता है, ब्लड को डोनेट कर सकता है। और अब हम इसमें जो हमारा डोनर होता है उसमें 5 जो डिसीज होती है उनको एग्जामिन करते हैं। 5 डिसीज आर एग्जामिन। वो कौन कौन सी डिसीज है वो आप एक बार देख लो। इसमें हम 5 डिसीज देखते हैं किसी भी डोनर में। HIV, हेपेटाइटिस B, हेपेटाइटिस C एंड सिफिलिस, 5th वन मलेरिया। कोई भी डोनर है उसको ब्लड डोनेट करना है तो हम ये 5 डिसीज उसके अंदर एग्जामिन करते हैं। अब इसमें 5 डिसीज में जो फर्स्ट 3 डिसीज है HIV, हेपेटाइटिस B एंड हेपेटाइटिस C, इनमें हम क्या करते हैं, इसमें हम ऑल टाइम कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं इसको, कि जिनके अंदर HIV, हेपेटाइटिस B या हेपेटाइटिस C कभी भी हो गया है तो हम उस पेशेंट का ब्लड किसी को कभी भी डोनेट नहीं करेंगे, ऑल टाइम कॉन्ट्राइंडिकेटेड। और एक हो गया हमारा सिफिलिस और मलेरिया। इसमें क्या कर सकते हैं हम, आफ्टर 5 ईयर हम इसमें ब्लड डोनेट कर सकते हैं। अब इसमें हमें क्या देखना है कि अगर HIV, हेपेटाइटिस B और हेपेटाइटिस C है किसी भी क्लाइंट को, तो वो पूरी लाइफ में कभी भी ब्लड को डोनेट नहीं कर सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर सिफिलिस और मलेरिया हुआ है, फिर उसका टेस्ट निगेटिव आ गया, निगेटिव आने के 5 साल के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको हम ब्लड जो है वो डोनेट कर सकता है आफ्टर 5 ईयर। अब हम इसके बाद देखते हैं BT सेट के लिए क्या क्या आर्टिकल नीडेड होते हैं। आर्टिकल 4 ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है, सबसे पहले क्या हमें आर्टिकल की किस चीज की नीड होगी, ब्लड को ट्रांसफ्यूज करना है तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी BT सेट, ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट। जो हमारा IV सेट होता है उसके जैसा ही एक BT सेट आता है। तो BT सेट की स्पेशल बात क्या होती है कि BT सेट में एक फिल्टर होता है, हैव इनलाइन फिल्टर। इसमें क्या होता है, एक फिल्टर होता है जो कि प्रिवेंट करता है किसी भी फॉरेन बॉडी को एंट्री करने से, प्रिवेंट फ्रॉम फॉरेन बॉडी। इसमें जितनी भी फॉरेन बॉडी होती है वो फिल्टर हो जाती है, अगर कुछ होगा ब्लड में उसके बाद ये जाएगी। और ये इसके अंदर एक चैम्बर होता है, इसी चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, इस चैम्बर को हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज मर्फी चैम्बर। ठीक है, BT सेट में क्या होता है, एक ऐसा वो फिल्टर होता है, उस फिल्टर को हम क्या बोलते हैं, चैम्बर के अंदर एक फिल्टर होता है, उस फिल्टर को हम बोलते हैं मर्फी चैम्बर बोलते हैं। और जो ये BT सेट होता है ये होता है मैक्रो ड्रिप सेट। मैक्रो ड्रिप सेट मींस, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे जो हमारा ब्लड जाएगा वो 10 to 20 ड्रॉप पर मिनट जाएगा, 10 to 20 ड्रॉप पर मिनट। BT सेट का ये हमने पढ़ लिया है 3 चीज की। इसमें एक फिल्टर होता है, उस फिल्टर को हम मर्फी चैम्बर बोलते हैं। और जो ये हमारा BT सेट जो होता है ये मैक्रो ड्रिप सेट होता है, इसमें 10 to 20 ड्रॉप पर मिनट से हम जो है ब्लड को ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब जो BT सेट होता है ये उसकी पूरी इमेज है, आप इससे देख लो एक बार कि BT सेट होता कैसा है ना। इसमें सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, ये जो है ये तो निडिल है, 18 गेज की निडिल होती है, इसमें अटैच होती है। ये तो एक ये बीच में एक स्लिप वाली टिप होती है जो कि इन दोनों को, कनेक्टर को और निडिल को कनेक्ट करके रखती है। इसको हम बोलते हैं लेटेक्स कनेक्टर। जो येलो कलर का दिख रहा है ये होता है हमारा लेटेक्स कनेक्टर। ठीक है, उसके बाद ये पूरा पाइप जो ये है ये क्या होता है हमारा, ये होती है PVC ट्यूब, इसको हम ट्यूब बोलते हैं। और ये जो रेड कलर का है ये होता है एयर वेंट, मतलब ये एयर के लिए इसमें स्पेस दिया हुआ होता है। ठीक है, और ये जो ये एंड पे आपको ये दिख रहा है ये होता है स्पाइक, ये हमारा स्पाइक होता है। किसी भी BT सेट में भी होता है, IV सेट में भी
स्पाइक सेम ही होता है, ठीक है। ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये होता है क्लैंप की, उसकी स्पीड को हमें हाई करना है या स्लो करना है वो हम इससे कर सकते हैं रोलर क्लैंप के थ्रू, ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया ये जो चैम्बर होता है या इसको हम फिल्टर भी बोल सकते हैं, इसी चैम्बर को हम क्या बोलते हैं, मर्फी चैम्बर बोलते हैं, मर्फी चैम्बर, ठीक है। तो इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि जो इसमें फिल्टर होता है ये वाला ये होता है मर्फी चैम्बर। और आपको ये अगर कभी भी याद रखना है तो इसमें ये जो रेड रेड कलर के हैं ये इसका मतलब ये है कि ये बीटी सेट है। वैसे आईवी सेट और बीटी सेट में उतना डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन इसमें मर्फी चैम्बर है ये इसको डिफरेंशिएट करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा बीटी सेट। अब हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं इसमें। अब हम पढ़ेंगे कि बीटी सेट हमें किसी भी पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो हमें उसमें कितने कोर्स का कैनुला यूज करना चाहिए। 18 गेज का जो ग्रीन वाला कैनुला होता है हम उसको यूज करते हैं और ये मोस्ट कॉमनली ब्लड ट्रांसफ्यूजन में मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं जो सेट होता है बीटी सेट होता है उसको हम जो हमारा स्टैंड होता है कि स्टैंड के ऊपर हम उसको हैंग करते हैं तो उसकी स्टैंड की बीटी स्टैंड जो होगा उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए। तो उसकी जो नॉर्मल हाइट हम मानते हैं वो 18 to 24 इंच में होती है। ये नॉर्मल मानते हैं कि उसकी हाइट आईवी सेट या बीटी सेट की हाइट जो होती है वो 18 to 24 ये स्टैंड की हाइट बता रही हूँ मैं 18 to 24 इंच होती है। और अगर इसमें एग्जैक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो 18 इंच को हम एग्जैक्ट अगर हमें लिखना है तो 18 इंच जो है वो हमारा राइट आंसर माना जाता है। वैसे नॉर्मली हम 18 to 24 के बीच में रखते हैं, लेकिन जो हमारी एग्जैक्ट अगर कोई पूछ लेता है तो 18 इंच मानते हैं उसको, ठीक है। बीटी कैनुला हम यूज करते हैं 18 गेज का जो कि ग्रीन कलर का होता है और जो स्टैंड की जो हाइट रखते हैं वो हम रखते हैं 18 to 24 इंच। किसी भी पेशेंट को हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है तो हमें कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप्स ऑफ बीटी, सबसे पहले तो हमें क्या होगा कि सबसे पहले हमें पता लगेगा कि पेशेंट की हमें रिपोर्ट देखनी है, फिर वो डॉक्टर को इन्फॉर्म करनी है, देन डॉक्टर एडवाइज करेंगे कि इस पेशेंट को हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड है या नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना है, डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर सेंड रिक्वेस्ट टू द ब्लड बैंक विद द क्वांटिटी मेंशन्ड। मीन्स कि डॉक्टर जो है वो ब्लड बैंक में एक रिक्वेस्ट सेंड करेगा, एक फॉर्म होता है इशू स्लिप बोलते हैं उसको और रिक्वेजिशन फॉर्म भी बोलते हैं। तो रिक्वेजिशन फॉर्म और इशू स्लिप को दोनों एक बार ब्लड बैंक में सेंड करेंगे डॉक्टर्स और वो उसमें मेंशन करेंगे कि हमें कौन सा ब्लड प्रोडक्ट पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करना है, आरबीसी करना है, डब्ल्यूबीसी करना है या होल ब्लड करना है, वो सब मेंशन करके और कितना यूनिट करना है वो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर खुद सेंड करते हैं। उसमें नर्सिंग का कोई काम नहीं होता, हमें ओनली डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करना है कि भाई इस पेशेंट का एचबी इतना आ गया है। तो वो डॉक्टर्स अपने आप एडवाइज करते हैं और वो फॉर्म फिल करके कितना पेशेंट का एचबी है, कितना यूनिट उनको ब्लड चाहिए, कौन सा ब्लड चाहिए, वो सब मेंशन करके उसके बाद वो ब्लड बैंक में भेज देते हैं, है ना। जब उन्होंने ब्लड बैंक में भेज दिया, ब्लड बैंक वालों ने जो ब्लड प्रोडक्ट है वो इशू कर दिया। इशू करने के आफ्टर 30 मिनट जो नर्सिंग ऑफिसर होता है हमारा उसको क्या करना है, उस ब्लड को स्टार्ट कर देना है, पेशेंट को ट्रांसफ्यूज करना स्टार्ट करना है। तो सेकंड वन क्या करेंगे, डॉक्टर वाला स्टेप हो गया कि डॉक्टर ने रिक्वेस्ट सेंड कर दी और ब्लड बैंक वालों ने रिलीज भी कर दिया है ब्लड। देन क्या करना है, नर्सिंग ऑफिसर शुड स्टार्ट ब्लड विद इन 30 मिनट आफ्टर रिलीजिंग फ्रॉम ब्लड बैंक, ठीक है। ब्लड हमें स्टार्ट कर देना है, लेकिन ब्लड स्टार्ट करने से पहले जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है वो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें डॉक्टर से ब्लड को चेक कराना है, क्रॉस में चेक कराना है और क्रॉस वेरीफाई भी करना है। तो क्रॉस वेरीफाई किसके थ्रू होगा, क्रॉस वेरीफाई बाय 2 रजिस्टर्ड नर्स, बाय 2 रजिस्टर्ड नर्स। सबसे पहले तो डॉक्टर उसको चेक करेगा इश्यू होने के बाद, देन उसके बाद
किसी भी जिसका पेशेंट है वो तो नर्सिंग ऑफिसर चेक करेगा ही, उसके साथ में जो भी होगा एक और नर्सिंग ऑफिसर को चेक करना है। मींस कि 2 लोगों को वो नर्सिंग ऑफिसर को ब्लड चेक करना है, उसके बाद ही ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूज होगा। ठीक होता है कि हमें वाइटल साइन चेक करने होते हैं पेशेंट के। कभी भी जैसे हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज करना है तो सबसे पहले पेशेंट के वाइटल हीमोडायनेमिकली जो पेशेंट है वो स्टेबल होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, बिफोर हैंग द ब्लड, ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है, बिफोर हैंग द ब्लड ऑलवेज चेक वाइटल साइन। मीन्स कि हमें ऐसा नहीं करना है कि पहले हमने ब्लड को टंगा दिया और फिर वो ब्लड को हम देने लगे, उसी टाइम पे हम वाइटल साइन चेक करने लगे। ब्लड को हमें टंगाने से पहले ही, हैंग करने से पहले ही पूरे वाइटल साइन देख लेने हैं कि पेशेंट के वाइटल स्टेबल है, हम उस टाइम पे पेशेंट को ब्लड दे सकते हैं या नहीं। बिफोर हैंग द ब्लड, ये इंपॉर्टेंट होता है कि हमें हैंग करने से पहले ही पेशेंट के वाइटल साइन देख लेने हैं। ठीक है, अब एक और आता है इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसमें, ये हमें पता ही लग गया कि हमने डॉक्टर को बोल दिया, डॉक्टर ने रिक्वेस्ट सेंड कर दी, नर्सिंग ऑफिसर ने क्या करना है, ब्लड को स्टार्ट कर देना है 30 मिनट के अंदर। फिर ब्लड को हम क्रॉस वेरीफाई कर लेंगे। क्रॉस वेरीफाई करने के लिए एक डॉक्टर चाहिए, 2 रजिस्टर्ड नर्स की नीड होगी। ठीक है, फिर हमें हैंग करने से पहले ब्लड को क्या करना है, पेशेंट के वाइटल साइन चेक करने हैं। ठीक है, हमने वाइटल साइन भी चेक कर लिए। पेशेंट को हमें क्या लग रहा है कि पेशेंट को 101 फीवर है, तो फीवर में तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज नहीं करेंगे। देन हमें क्या करना है, सबसे पहले हम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लो। इफ द पेशेंट बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज, देन सबसे फर्स्ट जो हमारा इंटरवेंशन होता है वो क्या होता है कि हमें डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। और अगर हमारा ब्लड ऑन फ्लो पे है तो फर्स्ट क्या होगा कि हमें पेशेंट का जो ब्लड ऑन फ्लो था उसको बंद कर देना है। पहले ब्लड को बंद करना है, देन हमें इन्फॉर्म करना है डॉक्टर को। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम पेशेंट के पहले ही वाइटल साइन चेक कर रहे हैं। जैसे हमने हैंग करने से पहले वाइटल साइन चेक करे और पेशेंट का हमें बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज आ गया, तो अभी पेशेंट को हम ब्लड चढ़ा तो रहे नहीं, उससे पहले ही चेक कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे इन्फॉर्म टू फिजिशियन, अपने डॉक्टर को बता देना है कि सर ऐसे ऐसे पेशेंट का जो वाइटल साइन है ये आ रहा है। हमें सबसे पहले इन्फॉर्म करना है फिजिशियन को। अब फिजिशियन को आपने इन्फॉर्म कर दिया, फिजिशियन क्या करेगा, फिजिशियन या तो टैबलेट के लिए बोलेगा पीसीएम या फिर आईवी के लिए बोलेगा। अब इसमें भी 2 कंसेप्ट होते हैं कि अगर नेक्स्ट स्लाइड पे देख लेते हैं। अब इसमें 2 चीज होती हैं कि अगर आपके पेशेंट को आईवी के लिए बोला है कि आईवी आपको पीसीएम दे देना है, तो हम ब्लड को कितने टाइम तक विद होल्ड करके रखेंगे, हम ब्लड को 30 to 60 मिनट तक विद होल्ड करके रखते हैं। अब इसमें अगर हमारा डॉक्टर बोल रहा है कि पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और उसको आईवी पीसीएम लगा दो, तो आईवी पीसीएम के लिए हमें पेशेंट को जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है वो विद होल्ड करना है 5 to 7 मिनट तक। और अगर ओरल पीसीएम के लिए बोला है कि ओरल टैबलेट दे दो, तो हमें 30 to 60 मिनट तक वेट करना है। देन पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर देखना है, डिक्रीज हुआ है उसके बाद डॉक्टर को बताना है। देन उसके बाद हम दोबारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन स्टार्ट करेंगे। तो ये 2 नोट इंपॉर्टेंट है, आप लिख लो। एडवाइज्ड बाय फिजिशियन, देन क्या करना है, विद होल्ड ब्लड फॉर 30 to 60 मिनट, फॉर 30 to 60 मिनट। नेक्स्ट है सेकेंड वन, इफ आईवी पीसीएम एडवाइज, देन होल्ड ब्लड फॉर 5 to 7 मिनट। ठीक है, ये हो गया
अगर पेशेंट का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है तो हमें कैसे कैसे उसको मैनेज करना है। अब एक और अगर कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हम ब्लड को आर्टेरियल देंगे कि वीनस वेन में देंगे कि आर्टरी में देंगे, तो हम हमेशा जो ब्लड होता है हमारा उसको वेन में ट्रांसफ्यूज करते हैं। और वेन मोस्टली जो प्रेफर करते हैं वो 4 आर्म वाली जो हमारी वेन होती है वो प्रेफर करते हैं। आर्टरी में इसलिए नहीं देते क्योंकि आर्टरी का जो प्रेशर होता है ब्लड का वो हाई होता है। अगर हम उसमें ब्लड देने की कोशिश भी करेंगे तो ब्लड जाएगा ही नहीं, वो बैक फ्लो कर जाएगा। इसलिए हम आर्टरी में प्रेफर नहीं करते, हमेशा वेन में देते हैं। जो अडल्ट होते हैं उनको 4 आर्म में देते हैं और जो हमारे इन्फेंट होते हैं उनको अम्बिलिकल वेन प्रेफर करते हैं। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट पढ़ लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बीटी। हम ब्लड ट्रांसफ्यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस होते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं कि कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होता है। फर्स्ट वन कॉम्प्लिकेशन हो गया एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। सेकंड वन होगा फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, थर्ड वन होगा एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक रिएक्शन। फोर्थ वन होगा हमारा एनाफिलेक्टिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। फिफ्थ वन होता है ट्राली, इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी, एक्यूट लंग इंजरी। ये 5 कॉम्प्लिकेशंस होती हैं जो हमारी ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम पे हो सकती है। फर्स्ट वन है एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, सेकंड वन है फेब्राइल नॉन हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, थर्ड वन है एलर्जिक रिएक्शन, फोर्थ वन एनाफिलेक्टिक रिएक्शन और फिफ्थ वन होती है, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ट्राली, ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड एक्यूट लंग इंजरी। अब इनको हम एक्सप्लेन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, जितनी भी हमारी कॉम्प्लिकेशन है उनकी हम अलग से क्लास देख लेंगे। ये वाला टॉपिक हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन वाला यहीं पे कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद।